और इसमें आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, देखो एल्डिहाइड इसमें हम खत्म कर चुके हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, कीटोन, एसीटोन खत्म हो चुका है। अभी जो डिस्कस करेंगे वो ये है। और इससे पहले भी बच्चों हम बहुत सारी चीजें इसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाते हैं, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूं। आज जो चलेगा बच्चों वो है आपका फॉर्मिक एसिड। क्या चलेगा? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं वो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ कर दिया करो यार। ठीक है, कंजूसी मत किया करो, अच्छे अच्छे बच्चे हो तो बातें माना करिए। ठीक है, तो देखो फॉर्मिक एसिड का जो अणुसूत्र है बच्चों, जो फॉर्मूला है वो होता है HCOOH। और इसमें कौन सा समूह पाया जाता है? तो इसमें कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, COOH। अगर मैं इसके अणुभार की बात करूं कि भाई इसका अणुभार कितना होता है, तो देखो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का 16, फिर ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ठीक है, तो 12 और 1 13, 16 16 32 और 1 33। इनको आपस में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 46। तो अगर आपसे कोई फॉर्मिक एसिड का अणुभार पूछे तो आप उसको आसानी से बता सकते हो कितना होता है बच्चों? 46 होता है। ठीक, अगर हम इसका संरचना सूत्र बनाएं, अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं तो बच्चों वो किस तरीके से बनने वाला है? H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ये होता है कार्बोक्सिलिक समूह। ठीक है ना। और एक और चीज याद रखना, इसमें कार्बोक्सिलिक समूह के साथ साथ एल्डिहाइड समूह भी पाया जाता है, इसी वजह से ये अपचायक क्रियाएं भी देता है। तो अगर ऐसे देखोगे तो इसमें ये क्या है? आपका एल्डिहाइड समूह है। तो जो हमारा फॉर्मिक अम्ल है इसमें कार्बोक्सिलिक समूह के साथ साथ एल्डिहाइड समूह की संरचना भी निहित रहती है, इसी वजह से ये एल्डिहाइडों की तरह ये अपचायक क्रियाएं प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह की संरचना भी निहित है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि H, ये तो रहा COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, वैसे कार्बोक्सिलिक समूह बोलूंगा मैं इसको, नॉट अम्ल। ये क्या है? हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है। और जो हमारा CHO है, ये क्या है? CHO, ये क्या होता है? एल्डिहाइड समूह। तो जो हमारा फॉर्मिक एसिड है उसमें कार्बोक्सिलिक समूह के साथ साथ एल्डिहाइड समूह की संरचना भी निहित होती है। ये संरचना सूत्र हो गया। अगर मैं इसके IUPAC नाम की बात करूं, इसका IUPAC में नाम क्या होता है, तो देखो इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन को हम मैथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ कार्बन के बीच, इससे मतलब नहीं है। कार्बन CH होता है, सिंगल बॉन्ड COH होता है, उसके लिए N लगाते हैं इसमें। और COH के लिए हम यहां पर ओइक अम्ल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ओइक अम्ल। तो इसका नाम बनता है मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल। अब एक और चीज देखो, अगर आपको नहीं पता है, फॉर्मिक एसिड जो हमें मिलता है इसका जो नामकरण हुआ वो हुआ है फॉर्माइका से। और फॉर्माइका किसे कहते हैं? लैटिन में कहा जाता है लाल चींटी को। तो लाल चींटी से जो हमें अम्ल प्राप्त होगा, फॉर्माइका का मतलब लाल चींटी, लाल चींटी से जो प्राप्त अम्ल है उसको क्या कहा जाता है? उसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। तो आपने देखा होगा बचपन में, बचपन की बात बता रहा हूं, अभी आप बड़े नहीं हो, वैसे थोड़े बहुत एज ज्यादा है। अगर आपको लाल चींटी कभी काट गई होगी तो आपको जलन होती है। जलन क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है, इसी वजह से हमें वहां पर जलन होने लगती है। और अगर आप खुजाते हो तो वहां पर थोड़ा मतलब स्वेलिंग सी हो जाती है, थोड़ा सूज सा जाता है, अगर आपने इसको देखा होगा तो। क्यों होता है? क्योंकि जो लाल चींटी हमको काट रही है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो हमें लाल चींटी से जो अम्ल प्राप्त होता है उसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। इस चीज को आप लोगों को बच्चों याद रखना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट आपको पता होनी चाहिए। गुड इवनिंग भाई सभी के लिए। आगे चलें, चलिए तो आगे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। अब हम कुछ फॉर्मिक अम्ल बनाने के मेथड्स भी जानेंगे, तो आप जान लीजिए। वैसे फॉर्मिक अम्ल दो मेथड बहुत हैं, क्योंकि इसके बनाने की सामान्य विधि हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधियां, कैसे कैसे हम फॉर्मिक एसिड को बना सकते हैं। इसका जो लैब मेथड है बच्चों वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो अच्छे से तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो पहला है मेथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। पहला पॉइंट क्या है? मेथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। अब देखो मेथिल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें कैसे प्राप्त होगा? मेथिल एल्कोहल के
ऑक्सीकरण द्वारा। देखो अगर आपको नहीं पता है बच्चों तो मेथिल एल्कोहल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, CH3OH। ठीक है, और हम इसका क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण, नवजात ऑक्सीजन। ये कहां से मिलेगा हमें, ये मिलेगा K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की आपस में क्रिया कराने के बाद। ठीक है, इनकी आपस में क्रिया होगी, नवजात ऑक्सीजन मिलेगा। अब ये नवजात ऑक्सीजन इसके साथ कनेक्ट होकर क्या बनाएगा, सबसे पहले अगर आपको पता है तो मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो हमें समान कार्बन का एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको एक ही कार्बन इसमें दिख रहा होगा। अब एक ही कार्बन का एल्डिहाइड कौन सा होता है, तो वो होता है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड। और इसके साथ साथ जल का हमारा एक अणु मुक्त हो जाएगा। तो ये क्या बना हमारे यहां पर, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या है बच्चों, हमारा मेथिल एल्कोहल है। ये तो अभी हमें यार फॉर्मेल्डिहाइड थोड़ी ना बनाना, हमको क्या बनाना है, फॉर्मिक एसिड। तो जो यहां पर आपका फॉर्मेल्डिहाइड बना है इसका फिर से ऑक्सीडेशन करा दो आप, HCHO प्लस नेस्टर ऑक्सीजन इज गिवेन यू, प्रेजेंस आपकी सेम रहेगी। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन इसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, HCOOH। तो ये हमारा बच्चों फॉर्मिक अम्ल यहां पर बन चुका है। तो ऐसे करके हम फॉर्मिक अम्ल को बना लेते हैं। तो देख लीजिए ये हमारा पहला मेथड है फॉर्मिक एसिड को बनाने का। इसका लैब मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी बच्चे देख लो, जितने बच्चे लाइव हो, बहुत ही कम लाइव हो। ठीक है, बेइज्जती सी करा रहे हो तुम लोग, या तो इसका नोटिफिकेशन नहीं गया, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, देख लीजिए सभी बच्चे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डाल लीजिए, दूसरा पॉइंट, मेथिल फॉर्मेट का खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर देखो मेथिल फॉर्मेट का अगर फॉर्मूला पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेथिल फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है HCOOCH3। इसका क्या करा रहे हो आप, जल अपघटन, मतलब जल से क्रिया, H सिंगल बॉन्ड OH किसकी प्रेजेंस में, खनिज अम्ल मतलब H2SO4 की प्रेजेंस में। अब रिएक्शन क्या होने वाला है थोड़ा सा हमको वो समझना है। तो इसका HCOO इसके H के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, HCOOH प्लस। इसका ये जो CH3 आपको दिख रहा है इसके OH के साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3OH। तो ये बच्चों हमारा फॉर्मिक अम्ल बन चुका है। ये हमारा फॉर्मिक एसिड यहां पर हम लोगों ने बना लिया। और ये जो आपको दिख रहा है ये है बच्चों आपका मेथिल एल्कोहल। देखो रिएक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, बिना रिएक्शन के आप बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं करने वाले हो, ये आप लोग कान खोल के सुन लीजिए। मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे ही सोच रहे हो कि बिना मेहनत के 90+ आ जाए, नहीं आने वाला है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखना, जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक 90+ नहीं आने वाला। चलिए सभी बच्चे देख लीजिए, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो यहां से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 2 मेथड, बहुत है, ज्यादा मत पढ़िए, इतना बहुत है। अब जो तीसरा मेथड है वो है प्रयोगशाला विधि, कि हम इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड की दृष्टि से यही चीज पूछी जाती है, प्रयोगशाला विधि। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं बच्चों, लैब मेथड। क्या कहते हैं, लैब मेथड। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, नहीं पता है, मैं बता दूंगा। तो अगर हमें प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल बनाना है तो प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल बनाने के लिए ग्लिसरॉल को इसकी रिएक्शंस थोड़ा अच्छे से समझना। ऑक्जेलिक अम्ल के साथ 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं।
रिएक्शन थोड़ा सा अच्छे से समझोगे तभी समझ में आने वाला है, इस चीज को आप लोग याद रखना। अब ठीक है, रिएक्शन समझिए। देखो बच्चों, होगा क्या, ग्लिसरॉल का फॉर्मूला शायद ज्यादातर बच्चों को ना पता हो। 3 पॉइंट में रिएक्शन होगी। ग्लिसरॉल का होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। किससे क्रिया करानी है हमें? ऑक्जेलिक अम्ल के साथ। किसके साथ? ऑक्जेलिक अम्ल। COOH सिंगल बॉन्ड COOH। हम यहां पर इसको गर्म करेंगे, बिना गर्म करे तो कुछ होने वाला है नहीं, आप सभी को पता है। तो भाई कैसे भी कर लो, या तो इसका OH इसके H के साथ जोड़ दो, या फिर इसका OH इसके H के साथ जोड़ दो। हमारे यहां से H2 निकलने वाला है, तो इसका OH और इसका H, इसको साइड कर दो, H2 निकल गया। अब क्या होगा? CH2। भाई ये तो OH हट गया यहां से, अब कार्बन की वैलेंसी भी खाली होगी, ऑक्सीजन की भी खाली होगी, तो CH2OOC सिंगल बॉन्ड। थोड़ा सा और डीपली हम इसको समझने का कोशिश करें कि भाई ये जो OH है ये किसके साथ लगा हुआ। अगर मैं आपसे सीधे से सीधे पूछूं तो भाई COH H और इधर CHOH कुछ इस टाइप से लगा होगा। जब ये यहां से हट गया ये, अब इसकी जगह पर क्या लगा? यहां पर, यहां से अब इसको देखिए, इस वाले को क्या हुआ है? C है, एक वैलेंस इधर है, एक O हमारे पास ये रहा, इसके बाद एक O है, इसके बाद एक H है, यही तो है। अब अगर मैं थोड़ा सा सही तरह समझने की कोशिश करना, ऐसे सॉरी इधर लगा दो आप OH और इधर लगा दो डबल बॉन्ड O। ठीक है, अभी हुआ क्या कि आपने यहां से H को हटाया, आपने यहां से H को हटाया, H हटा आपका, O अभी ये लगे हुए हैं, O किससे जुड़े हुए हैं? C से। तो भाई यहां से जब H हटाया आपने, OH हटाया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां से OH हटा रहा हूं तो मैं यहां से H हटाऊंगा, तो भाई इस किसकी वैलेंसी खाली हुई? क्या इस O की खाली हुई? हाँ, इस O की भी खाली होगी। अगर आप यहां से OH हटा रहे हो, यहां से H हटा रहे हो, तो इस O की वैलेंसी खाली हुई। उसी वैलेंसी से हमारा जुड़ रहा है, देखिए OOC, और हम इस नीचे वाले पोर्शन को लिख देंगे COOH, और यहां पर जैसा है वैसा ही लिख दीजिए CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, और जल का एक अणु हमारे यहां पर बच्चों मुक्त हो जाएगा। तो ये आपका जो बना ये है ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट। थोड़ा रिएक्शन आप 1-2 बार करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहला पॉइंट में हमारा ये खत्म हुआ, कैसे हुआ वो आपकी समझ में आया, थोड़ी बड़ी रिएक्शन है। सेकंड पॉइंट में क्या होगा कि जो आपका यहां पर बना है इसको फिर से हम यहीं पर ले आएंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड OOC सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, यहां पर है सिंगल बॉन्ड COOH। अब हम इसको कितने ताप पर गर्म करेंगे? 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म किया जाएगा। तो होगा क्या, इसका ये जो आपको दिख रहा है COO, ये CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, और H को हम इस C से चिपका देंगे। COO आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? CO2। तो यहां पर आपका CO2 बच्चों निकल चुका है। अब यहां से जब ये हटा तो ये वाला H इस C के साथ जुड़ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे? CH2 सिंगल बॉन्ड OOC सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका नाम है ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट रिएक्शन टिपिकल नहीं है बच्चों, बस सही तरह इसको समझने की कोशिश करो कि हमारा जो यहां पर प्रोडक्ट बना था ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट, इसको हम यहां पर लेकर आए, और जब हमने इसको 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया तो ये इसका CO2 ये वहां पर निकल गया, और ये वाला H इस C के साथ यहां पर जुड़ गया। इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। पहले आप इन 2 रिएक्शंस को देखिए। हाँ, टिपिकल थोड़ी सी तो है, मैंने ये नहीं बोला है, थोड़ा सा बस भगवान ने जो दे रखा है ना, थोड़ा सा दिमाग उसको लगाइए। यहां से सबसे पहले इसका OH और यहां से इसका H, इसको हटा दीजिए और इसको उल्टा करके यहां पर चिपका दीजिए। जब यहां से OH हटा तो OOC करके यहां पर चिपका दो, OOC, और C के साथ ये लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड COOH, और जल का एक अणु निकल गया। फिर हम इसको यहां पर लेकर आएंगे, और जब इसको हमने 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो क्या हुआ? इसका COO मतलब CO2 निकल गया, और ये वाला H इस C के साथ बच्चों यहां पर जुड़ गया। इसका नाम क्या है? ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट।
ये 2 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरे पॉइंट में क्या होने वाला है वो थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। अभी हम क्या करेंगे, अभी जो यहां पर बना है ना इसका जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चों, जो आपका इधर बना है इसका आप करा दीजिए जल अपघटन, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट में समझिए, जो हमारा उधर बना, क्या बना, CH2 सिंगल बॉन्ड OOC सिंगल बॉन्ड COO सॉरी सिंगल बॉन्ड H, यहां पर आपका H ही लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब इसका क्या कराओगे आप, जल अपघटन मतलब जल से क्रिया, H सिंगल बॉन्ड OH और यहां पर आप लिख दीजिए ज अ का मतलब जल अपघटन बच्चों हम इसका करा रहे हैं। अब होगा क्या यार, थोड़े से आप लोग भी समझदार हो शायद, HCOOH ये यहां पर ऐसे करके इसको इसके साथ कनेक्ट करा दो, क्या बन गया, HCOOH बन गया, HCOOH। और ये वाला जो OH है यहां से जब ये हटेगा, ये सारी चीज हटेंगी तो ये OH इस कार्बन की इस वाली वैलेंसी से OH यहां पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बना, HCOOH प्लस CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये बच्चों हमारा क्या बन गया, ये बन गया ग्लिसरॉल, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है बच्चों ये है हमारा फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। और ये क्या है, ये शायद सभी जानते हो, ये जल है और ये ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट है। तो इस तरीके से लैब मेथड के द्वारा हम लोग फॉर्मिक अम्ल को बना लेते हैं। हाँ 3 पॉइंट्स में बच्चों ये क्लियर होता है, इस चीज को आप लोग याद रखना, 3 पॉइंट्स में, पहला दूसरा 3 पॉइंट्स में हमारे खत्म होगा, इस चीज को आप लोग याद रखना, ठीक है। अब डाल लीजिए बनाने का मेथड। अब हम यहां पर एक डायग्राम बनाएंगे सुंदर सा प्यारा सा, बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो शायद सभी लोग जो हम लोग अब तक करते आ रहे हैं वैसा ही हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा डायग्राम बनाएंगे। और 7:15 बजे देखो न्यूमेरिकल्स की क्लास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सेशन में आना है और इस टाइम पर सभी को बता दीजिए अब ये क्लास आपकी इसी टाइम पर बच्चों हुआ करेगी, ठीक है। क्योंकि मैथ्स वाले सर थोड़े से हमारे, आप सभी ने देखा होगा उनके अंदर एनर्जी थोड़ी सी खत्म हो जाती थी क्योंकि वो लगातार ऑफलाइन पढ़ाते रहते थे, इसलिए अब हमने बोला कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा सर जी, थोड़ी एनर्जी के साथ पढ़ाया करिए। तो फिर हमने उनका टाइम चेंज कर दिया कि अब वो आएंगे तो एनर्जी के साथ आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैथ्स में भाई एनर्जी ना हो तो फिर बेकार है, ठीक है बच्चों। इसी वजह से मैथ्स का क्लास हमने थोड़ा सा डिले किया है, जिससे कि वो नहा धो के खा पी के आया करें थोड़ी एनर्जी के साथ। ऐसे करके आप लोग एक डायग्राम बनाइए, इसको हम लोग बालू उस्मक पर रखेंगे, इस पर रखा हुआ है ये बालू उस्मक पर, ठीक है। यहाँ पर हम स्टैंड लगा देंगे तो रोकने के लिए, नहीं तो गिर जाएगा। ये इसे टच करा दोगे ऐसे करके, और यहां पर नीचे हम लगा देंगे बच्चों एक बर्नर, क्या लगा देंगे, एक बर्नर, ऐसे करके, ठीक है, लग गया। अब यहां पर हमने क्या ले रखा है बच्चों, आपने क्या क्या ले रखा है इसमें ये बताओ, ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल, तो हम यहां पर उसको भर देंगे ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल को। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो इसमें कि यहां पर हमारा ये क्या है, ग्लिसरॉल प्लस ऑक्जेलिक अम्ल प्लस ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये क्या है बच्चों हमारा, ये हमारा बालू ऊष्मक है, ये क्या है बच्चों, बालू ऊष्मक, ठीक है। अब यहां पर हम ताप का पता लगाने के लिए ना एक थर्मामीटर भी लगा देंगे। आप लोग यहां पर ऐसे करके एक थर्मामीटर भी चिपका देना, मतलब लगा देना। ताप का पता लगाना है, ताप का पता लगाने के लिए हम इसमें एक थर्मामीटर भी लगा देते हैं, क्योंकि हमें इसको 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करना है। गर्म करने पर क्या होगा, इसमें से फॉर्मिक अम्ल की वाष्प मुक्त होगी, क्या होगा बच्चों, इसमें से फॉर्मिक अम्ल की वाष्प मुक्त होने वाली है। ऐसे करके आप इसको बनाना सीख लीजिए थोड़ा थोड़ा। भाई 2 कलर चल जाते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा टेढ़ा करूंगा तो ये हमारा क्या बोलते हैं इसको, पिंक कलर चल जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक भाई ज़्यादा लंबा जाएगा ये तो, चलिए यहीं से इसको थोड़ा रोटेट करते हैं ऐसे करके।
आप लोग बना लीजिए ऐसे करके डायग्राम को थोड़ा सा। कहाँ चल रहा है तू आज? ठीक है, डायग्राम को थोड़ा सा बनाना सीख लीजिए, और जब आप पैमाने वाने यूज करके बनाओगे तो अच्छा सा प्यारा सा बना लोगे, मेरी तरफ भद्दा सा ना बना पाओगे। ठीक है, और आप लोगों को सुंदर सा ही बनाना है बोर्ड में, जिससे कि एग्जामिनर आपको दिल खोल के नंबर दे दे। ठीक है, ये हमारा क्या है, वाष्प संघनित्र है, तो मैं छोटा सा ही बना दूंगा। तो नीचे मुझे भी ग्राही पात्र भी लगाना है। यहां पर हम इसको ये पात्र ऐसे करके लगा देंगे। ठीक है, तो यहां से ये द्रवित होकर ऐसे करके नीचे बैठ जाता है। ठीक है, यहां पर आप यहां से ठंडा जल प्रवेश कराओगे, यहां से आपका गर्म जल निकलता रहेगा। यहां पर आप चाहो ना एक स्टैंड भी लगा देना, जिससे कि ये रुका रहे, नहीं तो गिर जाएगा। थोड़ा सा सही तरह बनाओगे तो आपको एकदम लेवल में आ जाएगा। हमारा थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इसी वजह से एक रफली बना दे रहा हूं मैं, तो यहाँ पर पूरा वो नहीं बना रहा। यहाँ पर एक स्टैंड हमारा लगा हुआ है, जिससे कि रुका रहे, गिरे नहीं। ठीक है, ये हमारा वाष्प संघनित्र है बच्चों। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें नीचे से ठंडा जल भेजते रहते हैं, और ऊपर से यहाँ से आपका गर्म जल निकलता रहता है। थ्योरी इसकी देखो ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ये क्या है, हमारा एक थर्मामीटर है। ऐसे करके दिखा दोगे और ऐसे करके कर दोगे। अब देखो थ्योरी हमें थोड़ा सा लिखना सीखना, बिकॉज डायग्राम से ही हमें थ्योरी बनानी होती है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, तो जो आपने रामायण जो भी आपने इसमें किया है वो आप थ्योरी में लिखते हो। आपने यहाँ पर क्या क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। आपने क्या किया, एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया। इस गोल पेंदी के फ्लास्क में आपने ले रखा है ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल। इसको हम बालू उष्मक पर रखकर, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा है बर्नर। बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ऐसा करने से फॉर्मिक अम्ल, बट कितने ताप पर गर्म करते हैं इसको, लगभग 110 डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर में टेम्परेचर हमें कितना रखना है, लगभग 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको गर्म करेंगे। और ताप का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं। ऐसा करने से किसकी वाष्प मुक्त होगी बच्चों, यहां से फॉर्मिक अम्ल की। ऐसा करने से फॉर्मिक अम्ल की वाष्प मुक्त होती है, जिसे कहां भेजेंगे, ये क्या है बच्चों आपका, ये है वाष्प संघनित्र। ये क्या है बच्चों आपका, वाष्प संघनित्र है, जिसे वाष्प संघनित्र में भेजकर द्रवित करके ग्राही पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा हमें फॉर्मिक अम्ल। और बस इस फॉर्मिक अम्ल में क्या होता है, जल की अशुद्धि होती है। क्यों होती है, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल का जो क्वथनांक है 101 डिग्री सेल्सियस और जल का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों के क्वथनांकों में केवल 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इनको आसवन विधि से अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इनको आसवन विधि से अलग नहीं किया जाता। जो हमें फॉर्मिक एसिड प्राप्त होगा उसमें किसकी अशुद्धि मिलेगी आपको, उसमें जल की अशुद्धि मिलेगी। किसकी अशुद्धि मिलेगी, जल की। क्यों मिलेगी, क्योंकि भाई जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है और फॉर्मिक एसिड का 101 डिग्री सेल्सियस होता है। थ्योरी बड़ी सिंपल सी है, ज्यादा टिपिकल नहीं है कि आप लोग इसको लिख नहीं पाओगे। फिर से एक बार समझ लो, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में ग्लिसरॉल व ऑक्जेलिक अम्ल लेकर बालू उष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। ताप का पता लगाने के लिए, और कितने ताप पर गर्म करते हैं, 110 लिख सकते हो। ग्लिसरॉल व ऑक्जेलिक अम्ल लेकर बालू उष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से लगभग 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। ताप का पता लगाने के लिए इसमें एक थर्मामीटर भी लगा दिया जाता है इस फ्लास्क में। गर्म करने पर आप सभी को पता है किसकी वाष्प मुक्त होगी, इसमें से फॉर्मिक अम्ल की वाष्प मुक्त होती है, जिसे वाष्प संघनित्र में भेजकर द्रवित करके ग्राही पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। लेकिन फॉर्मिक अम्ल में जल की अशुद्धि होती है, जिसे हम आसवन विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा सा थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा, जो कि हर बच्चा लिख लेगा। ज्यादा टिपिकल तो है नहीं कि आप लोग लिख नहीं पाओगे, बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना है, क्योंकि देखो ज्यादातर अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ा है, एस्टल्डिहाइड पढ़ा है, या कुछ भी पढ़ा है, एसीटोन पढ़ा है, मैथिल एल्कोहल पढ़ा है, कोई भी पढ़ा है, अगर मैंने डायग्राम से कुछ बनाना सिखाया है तो वो चीजें आपको बनानी है, रटनी नहीं है, बनानी सीखनी है। आप इससे थ्योरी को बनाना सीखो।
कितना रटोगे मेरे दोस्त, बहुत कुछ है। तो रटना नहीं है, केवल समझना है कि हमने इसमें क्या क्या किया है। हमने एक गोल पेंदी का फ्लास्क लिया, इसमें ग्लिसरॉल व ऑक्जेलिक अम्ल लेकर बालू उष्मक पर रखकर 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। अब ताप का पता लगाने के लिए हमने क्या लगा दिया, इसमें एक थर्मामीटर लगा दिया। क्या लगा दिया, एक थर्मामीटर लगा दिया। और जब हमने इसको गर्म किया इनको आपस में, तो किसकी वाष्प मुक्त होगी, फॉर्मिक अम्ल की। फॉर्मिक अम्ल की वाष्प को हम कहाँ भेजेंगे, वाष्प संघनित्र में। इसका काम क्या होता है, वाष्प को ठंडा करना, वाष्प को द्रवित करना। ठीक है, सभी को पता है, नहीं पता तो मैंने बता दिया। तो ये वाष्प संघनित्र क्या करता है, उसको द्रवित करके ग्राही पात्र में हम उसको एकत्रित कर लेते। ये उसको द्रवित कर देगा, क्योंकि नीचे से ठंडा जल प्रवेश कर रहे हैं, ऊपर से गर्म जल निकल रहा है। जो भी वाष्प आ रही है वो नीचे तक आते आते वो द्रवित हो जाती है, अर्थात ठंडी हो जाती है। अब होता क्या है, फॉर्मिक अम्ल में केवल और केवल जल की अशुद्धि होती है, जिसे हम लोग आसवन विधि से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इनके क्वथनांकों में 1 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। तो इतनी सी थ्योरी बच्चों आपको लिखनी पड़ेगी। ज़्यादा टिपिकल थ्योरी नहीं है, बहुत आसान है, बट एक दो बार आप खुद से इसको समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या डिस्कस किया बच्चों, फॉर्मिक एसिड को डिस्कस किया, शायद सभी बच्चों को पता ही है। फॉर्मिक एसिड बनाने की सामान्य विधि और उसकी प्रयोगशाला विधि हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप डाल लीजिए भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला है यह रंगहीन। अगर कलर देखोगे तो बच्चों इसमें कोई भी कलर नहीं होता। तीक्ष्ण गंध वाला, सूंघकर देखोगे बड़ी अजीब सी स्मेल आएगी। तीक्ष्ण गंध वाला क्या है, ये एक लिक्विड है, एक द्रव है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अगर मैं इसके क्वथनांक की बात करूं तो नंबर 2, इसका क्वथनांक 101 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है बच्चों, 101, मतलब लगभग जल के बराबर होता है। तीसरा, यह जल एल्कोहल व ईथर में पूर्ण रूप से घुल जाता है। ईथर में पूर्ण मिश्रणीय है, क्योंकि ये भी द्रव है, में मिश्रणीय है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो खैर बोर्ड में बच्चों नहीं आती, अगर आपको नहीं पता है तो। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पूछी जाती, फिर भी हम और अपनी मतलब कहते हैं ना इन्फॉर्मेशन के लिए आगे जाके अगर हमें इनकी ज़रूरत पड़ जाए बाय मिस्टेक, वैसे ऐसा होगा नहीं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, रंगहीन होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता। तीक्ष्ण गंध वाला, अगर सूंघकर देखोगे तो बड़ी अजीब सी स्मेल आती है। और ये क्या है, एक लिक्विड है। इसका जो क्वथनांक है वो कितना होता है, 101 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप इसे, यह जल एल्कोहल व ईथर में कैसा है, मिश्रणीय है, आसानी से घुल जाता है। ये बोर्ड में नहीं पूछे जाते, बट आप तैयार कर लेना, ठीक है, तैयार करने में कुछ नहीं जाता है। जो पूछे जाते हैं बच्चों वो पूछे जाते हैं इसके रासायनिक गुण। क्या पूछे जाते हैं, इसके रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हमसे बोर्ड में वो पूछता है। इंग्लिश में मैं सीपी लिख दे रहा हूं, बस इतने से काम चला लेना। सी का मतलब केमिकल और पी का मतलब प्रॉपर्टीज। अब यार ये अम्ल है तो किससे क्रिया करेगा, क्षारों से क्रिया करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम डालेंगे यहां पर क्षारों से क्रिया। क्षारों से क्रिया, ठीक है। अब फॉर्मिक अम्ल का बच्चा सूत्र क्या होता है, HCOOH। किससे क्रिया करा रहे हो आप, NaOH के साथ, इज गिवन यू। अब होगा क्या कि हम यहां से इस H को हटा देंगे, इसकी जगह पर इस Na को लगा देंगे। ये वाला H और ये वाला OH ये आपस में क्रिया करके बच्चों क्या बनाएंगे, H2O। तो इस Na को आप H की जगह पर चिपका दीजिए, तो HCOONA प्लस ये वाला OH और ये वाला H और OH आपस में क्रिया करके बच्चों यहां पर क्या बनाएंगे, H2O या फिर जल का एक अणु। तो ये जो बना इसको कहते हैं सोडियम फॉर्मेट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम, सोडियम फॉर्मेट इसको कहा जाता है। ये क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा इसको कहते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। ये क्या है हमारा, कॉस्टिक सोडा है। ये क्या है, ये है बच्चों हमारा फॉर्मिक अम्ल। इस तरीके से हमारी क्रिया होने वाली थी, ज़्यादा टिपिकल नहीं, आसानी से हो जाएगी। आप किसी भी क्षार के साथ क्रिया करा सकते हो। तो HCOOH अगर मैं कॉस्टिक पोटास के साथ कराऊं प्लस KOH इज गिवन यू। तो ये वाला H हम यहां से हटा देंगे और इसकी जगह पर ये वाला K बच्चों यहां पर इस H की जगह पर लग जाएगा। और ये वाला H और ये वाला OH, H और OH ये आपस में क्रिया करके बच्चों यहां पर क्या बना लेंगे, जल का एक अणु H2O। और हम HCOO को K के साथ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा,
COOK। इसका नाम क्या है? पोटेशियम फॉर्मेट। क्या नाम है बच्चों इसका? पोटेशियम फॉर्मेट। तो ये है बच्चों हमारा पहला रिएक्शन। अगर क्षारों से हमें क्रिया करानी हो तो हमें इस टाइप से इसकी क्षारों से क्रिया करा सकते हैं। क्लियर है? अगर ये ऑक्साइडों से क्रिया, अब आप सभी क्षारीय ऑक्साइड पूछोगे, तो जो क्षार धातुएं होती हैं और क्षारीय मृदा तत्व होते हैं, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बना लेते हैं। अगर हम HCOH, ये हमारा फॉर्मिक एसिड है, अगर इसकी क्रिया हम Na2O के साथ कराएंगे, ये हमारा क्या है? एक क्षारीय ऑक्साइड है। या फिर HCOOH है फॉर्मिक एसिड, इसकी क्रिया हम CaO के साथ कराएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें इनके लवण मिलेंगे, अम्ल। और यहां पर भी क्षारीय ऑक्साइड हो तो क्षारीय मान सकते हो। अब होने क्या वाला है? यहां पर Na कितने? 2, तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे, तो इसका 2HCOO इसके 2Na के साथ लग जाएगा, तो क्या बनेगा? 2HCOONA+। कितने H है यहां पर बच्चों? 2। अब ये 2 हाइड्रोजन और ये वाला एक ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? H2O। तो ये क्या बना हमारा? सोडियम फॉर्मेट। अगर आप देखोगे तो आपके इससे पहले वाली रिएक्शन की तरह ही समथिंग हो गया। ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड है, अगर आपको नहीं पता तो। ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान का शुक्र है कि आपको थोड़ा बहुत याद है। अगर हम फॉर्मिक एसिड की क्रिया कैल्शियम ऑक्साइड या बुना भुजा चूना के साथ कराएं तो क्या होने वाला है? देखो Ca की वैलेंसी 2 होती है, और आपको नहीं पता है तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे, तो ये इतना HCOO और इसके आगे 2 लगा हुआ, तो मैं इसको लिखूंगा HCOO का होल ट्वाइस Ca+। इसके कितने हाइड्रोजन हैं? 2। और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हैं? 1। तो ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे बच्चों? H2O। तो ये जो बना आपका, ये है कैल्शियम फॉर्मेट। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको कैल्शियम फॉर्मेट बोला जाता है, इफ यू नो, इफ यू डोंट नो। और ये फॉर्मिक एसिड और कैल्शियम ऑक्साइड है। तो जब भी हम किसी भी, फिर से सुनो, जब भी हम किसी भी क्षारीय ऑक्साइड की क्रिया फॉर्मिक एसिड के साथ कराएंगे तो हमें लवण और जल, ये क्या है? एक लवण है, एक साल्ट है, एक लवण है। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो बच्चों मैंने बता दिया। दूसरा रिएक्शन क्लियर है सभी को? धात्विक कार्बोनेटों व बाइकार्बोनेटों से क्रिया। धात्विक कार्बोनेटों व बाइकार्बोनेटों से क्रिया। बाइकार्बोनेटों से क्रिया। तो कैसे ये धात्विक कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों से क्रिया करेगा, हमको ये देखना है। धात्विक कार्बोनेटों से क्रिया कराओ पहले तो। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र HCOOH, मतलब CC नहीं है, HCOOH होता है। किससे क्रिया करा रहे हो? धात्विक कार्बोनेट, मतलब Na2CO3। अब बाइकार्बोनेट की बात आएगी तो HCOO प्लस NaHCO3 इज गिवन यू। अब रिएक्शन हमको सही तरह समझना है, बिना रिएक्शन के कुछ भी नहीं होने वाला बच्चा। अब रिएक्शन क्या होएगा, कैसे होएगा, थोड़ा सा समझिए। Na आपके 2 हैं, बट यहाँ पर HCO 1 है, तो मैं इसके आगे 2 लगा दूंगा। तो इसका HCO 2 तक है, तो आप यहाँ लिखोगे 2HCOONA। ठीक है, HCOO 2 लगा हुआ था, Na कितने थे? 2, जो कि हमने पीछे लगा दिए। इतने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे क्या होगा? ये CO3 है बच्चों, एक को यहां से हटा दीजिए, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहां पर 2 H हैं। कितने H हैं बच्चा? 2 H हैं, और यहां पर एक ऑक्सीजन आपका बचा हुआ है। तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? H2O। तो ये क्या है हमारा? सोडियम फॉर्मेट। रिएक्शन इसकी ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है, बस सही तरह आपको समझना है। ठीक है, अगर हम बाइकार्बोनेट, इसका नाम तो आपको पता होना चाहिए वैसे, सोडियम कार्बोनेट है बच्चों इसका नाम। ये सारी रिएक्शंस आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। सोडियम कार्बोनेट, और ये जो NaHCO3 आपको दिख रहा है, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम तो सभी जानते हो भाई, फॉर्मिक एसिड है। अभी इसमें क्या होने वाला बच्चा? तो इसका HCOO इसके Na के साथ लग जाएगा,
तो इसका HCOOH की जगह पर हम क्या करेंगे, इस Na को लगा देंगे और ये वाला H आप इधर लेके चले जाओ, H को हटा दो, Na को लगा दो, तो क्या बनेगा HCOONA प्लस। वही है भाई, यहां से एक ऑक्सीजन कम कर दो आप, क्या रह जाएगा CO2 प्लस एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, क्या बन जाएगा H2O। तो ये जो बना ये बच्चों ये क्या है आपका सोडियम फॉर्मेट। तो इस तरीके से हम इस टाइप की रिएक्शंस को आसानी से बच्चों कर सकते हैं। बस थोड़ा सा भगवान ने जो नहीं दे रखा उसको यूज कर लिया करो, वो क्या है आप लोग जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। जल्दी से लाइक एंड शेयर करिए। चलो ठीक है, चौथा पॉइंट डाल लीजिए एस्टरीकरण। ठीक है, एस्टराइजेशन शायद सभी को पता है। एस्टरीकरण क्या होता है कि अगर फॉर्मिक अम्ल है, अगर हम इसको मैथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें एस्टर मिलते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एस्टर। एस्टर क्या होते हैं, फलों की गंध आती है इनमें से, तो फलों की गंध वाले हमें एस्टर बच्चों मिलेंगे। तो रिएक्शन बड़ा सिंपल है, सॉरी लिखना चाहते हो लिख लेना, HCOOH किससे क्रिया करा रहे हो भाई, C2H5OH, कोई भी ले सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा वैसे HOC2H5, अगर लिखना चाहते हो तो HOC2H5 इज गिवन यू सांद्र H2SO4। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब दोनों तरीके से दोनों तरफ से रिएक्शन हो जाती है। ये दोनों आपस में मिलकर वो बना लेंगे, वो ये बना लेंगे। अब होने क्या वाला यार, इसका HCOO इसके C2H5 के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा HCOO C2H5 प्लस इसका H और OH ये आपस में मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे H2O। ये क्या है, एथिल फॉर्मेट, तो जो कि एक एस्टर है। क्या बना, एथिल फॉर्मेट, तो वास्तव में क्या है हमारा एक एस्टर है। इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो जाए, और रिएक्शन बड़ा आसान है, आप खुद से बहुत इजीली इसको कर सकते हो कि फॉर्मिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एथिल फॉर्मेट प्राप्त होता है, जो कि एक एस्टर है, और यह विक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। ये क्या है आपका एथिल अल्कोहल। ठीक है, और ये क्या है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। आप सभी को मैंने एक और चीज बोली थी, अगर आप सभी को पता हो कि जो हमारा फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है, HC≡OH, इसमें एक तो आपकी देख सकते हो, मैंने कल भी इसको डिफाइन किया था कि ये कार्बोक्सिलिक समूह है आपका। ये क्या है बच्चों, हमारा कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह। लेकिन मैंने आपको बोला था कि जो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है ना, इसमें कार्बोक्सिलिक समूह के साथ साथ एल्डिहाइड समूह की संरचना भी निहित रहती है। इसी वजह से जो फॉर्मिक अम्ल है ये एल्डिहाइडों की तरह अपचायक क्रियाएं प्रदर्शित करता है। क्यों करता है, रीजन आपसे कोई पूछे तो बता सकते हो कि जो फॉर्मिक अम्ल होता है उसमें कार्बोक्सिलिक समूह के साथ साथ एल्डिहाइड समूह की संरचना भी निहित रहती है। इसी वजह से जो हमारा फॉर्मिक एसिड है वो कार्बोक्सिलिक समूह की तो क्रियाएं देगा ही देगा, बट एल्डिहाइड समूह जो अपचायक क्रियाएं देता है वो ये भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो विक्रियाएं होती हैं एल्डिहाइड समूह की, वो अपचायक क्रियाएं होती हैं, चाहे वो टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करा दो या फेलिंग विलियन से क्रिया करा दो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैंने एडजस्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़े, तो डाल लीजिए भाई अपचायक क्रियाएं इसकी। अपचायक क्रियाएं एक तो टोलेन अभिकर्मक से करा दो, फेलिंग विलियन से करा दो। ठीक है, तो हमारे कितने पॉइंट्स क्लियर हो गए बच्चों यहां तक, 4। चलो 5 पॉइंट डाल लो। टोलेन अभिकर्मक से क्रिया, 5वां क्या है आपका, टोलेन अभिकर्मक से क्रिया। कुछ बच्चे जो हमारे पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे वो कह रहे होंगे सर क्या पढ़ा रहे हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। भाई ऑर्गेनिक है बच्चों, ये ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बहुत सारी क्लासेज हम इसमें आपको पढ़ा चुके हैं, वो क्लासेज आपको देखनी पड़ेगी तभी जाके समझ में आएगा। अब टोलेन अभिकर्मक क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो NH4OH प्लस AgNO3, इन दोनों का जो मिश्रण है ना वो टोलेन अभिकर्मक बच्चों कहलाता है, इन दोनों का मिश्रण। अब रिएक्शन भी बड़ा आसान है, थोड़ा सा बस हमको ध्यान से समझना। पहला पॉइंट आप डालिए, पहले ये दोनों ही आपस में क्रिया कर लेते हैं, NH4OH प्लस AgNO3 AgOG। ठीक है, अब होगा क्या भाई, इसका Ag और इसका OG, सॉरी OH। ठीक है, इसका
Ag और इसका OG या OH, AgOH बन गया। गाना सुना होगा AgOG सुनो जी, इस टाइप से। और इसका NH4 इसके NO3 के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों आपका NH4NO3। ठीक है, तो ये क्या है सिल्वर हाइड्रोक्साइड और ये क्या है अमोनियम नाइट्रेट। अब सेकंड पॉइंट में बच्चा क्या होता है कि जो हमारा सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है 2AgOH, आप ऐसे करके इसको दिखाइए। अब ये टूट जाता है Ag2O में, Ag2O प्लस कितने H हैं बच्चों 2, ऑक्सीजन 2 थे, एक आप यहां चिपका चुके हो मतलब लगा चुके हो। अभी 2 H और 1 O क्या बनाएंगे H2O। अभी किससे क्रिया करानी है बताइए, फॉर्मिक एसिड, तो HCOOH प्लस Ag2O इज गिवन यू। क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, थोड़ा वो समझ लीजिए। तो ये 2Ag को आप अलग कर दीजिए, 2Ag ये तो आपका बन गया रजत दर्पण। इससे अब हमको कोई भी मतलब नहीं है, रजत दर्पण बना दोगे। प्लस इसका COO ये आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं CO2 प्लस, एक H ये रहा, एक H ये रहा, 2 H हैं, एक O है और आपस में मिलकर क्या बना लेंगे H2। तो जो हमारा फॉर्मिक अम्ल है वो टोलन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण CO2 व H2O बनाता है। लिखना चाहते हो तो यहां लिख सकते हो रजत दर्पण CO2 व H2O बनाता है। कौन बनाता है फॉर्मिक एसिड। अगर हम फॉर्मिक एसिड की क्रिया टोलन अभिकर्मक से कराएंगे तो हमें रजत दर्पण मिलेगा, CO2 मिलेगा और H2 मिलेगा। और ये वाली रिएक्शंस आप सभी को शायद पता होंगी कि हमने आपको फॉर्मेल्डिहाइड में भी आपको कराई थी और एस्टेल्डिहाइड में भी बच्चों मैंने आपको कराई थी। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दिया। तो ये 5वां रिएक्शन हमारा क्लियर हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लेना चाहते हैं। छठा पॉइंट डाल लीजिए बच्चों, फेहलिंग विलियन से क्रिया, फेहलिंग विलियन से क्रिया, विलियन से क्रिया। अब फेहलिंग विलियन क्या होता है तो CuSO4 प्लस NaOH, इसको क्या बोलते हैं फेहलिंग विलियन। क्या बोलते हैं फेहलिंग विलियन। कुछ बच्चे हमारे ग्रेट होते हैं जिनको थोड़ा बहुत तैयारी नहीं करके आते, मैं उनकी बात कर रहा हूं। पहले पॉइंट में क्या होगा कि ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे भाई, CuSO4 NaOH के आगे हम 2 लगा देंगे तो 2NaOH इज गिवन यू। ये वाला Cu कितने OH बच्चों आपको दिख रहे हैं जरा देखिए, OH आपको कितने दिख रहे हैं यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2 है, SO4 है तो क्या बन जाएगा Na2SO4। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा, नहीं तो देख लो। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, अब यहाँ पर हम फॉर्मिक एसिड को ले आएंगे HCOH प्लस CuOH का होल ट्वाइस, इसके आगे मैं 2 लगा दूंगा। 2 लगाने पर क्या होगा 2 Cu हैं तो Cu2, ऑक्सीजन देखोगे तो 2 दूनी 4 हैं, एक को आप इसके साथ चिपका दीजिए तो ये हमें Cu2O का मिल गया क्या लाल अवक्षय। आगे की जो रमाइड है अभी हमारी बाकी है, तो ये COO आपस में मिलकर क्या बना लेंगे CO2 प्लस। अब जरा यहाँ पर ऑक्सीजन और इन सभी का पंगा देख लीजिए, 2 दूनी 4 थे, एक यहाँ चिपका दिए हो, 3 ऑक्सीजन अभी यहाँ बचे हुए हैं। यहाँ पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन इधर हैं, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे 3H2O। तो यहाँ पर भी हमें Cu2O का लाल अवक्षय मिल गया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो फॉर्मिक एसिड है वो फेहलिंग विलियन से क्रिया करके Cu2O का लाल अवक्षय बनाता है। तो ये दोनों जो मैंने आपको बताई बच्चों ये हमारी क्या है, ये अपचायक क्रियाएं हैं। 5 से क्रिया 7वां, इससे ज्यादा रिएक्शन नहीं आता है, जितना आता है वो आप देख लीजिए। इसकी अपचायक क्रिया पूछा जाता है तो अपचायक क्रिया आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। PCl3 व PCl5 से क्रिया, किस टाइप से PCl3 और PCl5 से क्रिया करेगा हमको वो समझना है। देखो बच्चों किसकी क्रिया करा रहे हो आप, फॉर्मिक एसिड, HCOOH प्लस PCl3। ओके, तो इसके आगे आप 3 लगा दीजिए बिकॉज यहाँ पर 3 Cl है तो 3HCO 3Cl क्या बनेगा 3HCOCl जिसका नाम है फॉर्मिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड नाम सुना होगा, वो एसिटिक अम्ल में आएगा कल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, फॉर्मिल क्लोराइड प्लस। अभी क्या होएगा
कितने H हैं? 3। एक P, कितने ऑक्सीजन? 3। तो यहाँ पर आपका आर्थो फास्फोरस अम्ल बन जाता है H3PO3। तो ये क्या बन गया बच्चों आपका? आर्थो फास्फोरस अम्ल। ठीक है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें तो मेरे को नहीं लगता शायद एक आधो बच्चे को गलती से जो नहीं पढ़ते हैं उनको दिक्कत होगा। PCl3 का मतलब है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, अब अगर हम इसी की क्रिया, ये फॉर्मिक एसिड है, अगर इसी की क्रिया PCl5 के साथ कराएंगे तो HCOOH प्लस PCl3 सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड Cl इज गिवन यू। आगे क्या होगा? HCOCl HCOCl। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है जो आप पीछे भी पढ़ चुके होंगे, उम्मीद करता हूं। आगे क्या होने वाला भाई? ये वाला ऑक्सीजन आप PCl3 के बीच में चिपका दो तो क्या बनेगा? POCl3 प्लस ये वाला जो H है इस Cl के साथ कनेक्ट हो जाता है और आपस में मिलकर ये क्या बनाते हैं? HCl। तो ये क्या है बच्चों हमारा? ये है हमारा फॉर्मिल क्लोराइड। क्या है ये? फॉर्मिल क्लोराइड। और ये क्या है? फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, और ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम है फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारी केमिकल प्रॉपर्टी PCl3 और PCl5 से। आपने मेथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल में ऐसी ही केमिकल प्रॉपर्टीज देखी होंगी, आई थिंक गलती से। अगर देखी हैं तो बता दो, नहीं देखी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बच्चों हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, PCl3 और PCl5 से क्रिया। फॉर्मिक एसिड हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक बार सभी बच्चे इसको देख लीजिए। ठीक है।